हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और आज हम 13 जनवरी 2023 में जो पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके एसएससी जीडी के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट होती है वो वहां पर मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ayush.sharma7869 नाम से आप मेरी आईडी सर्च कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं फिर से हमारे क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा हुआ है। ठीक है, बड़ा धांसू क्वेश्चन है, सुंदर सुशील क्वेश्चन दिख रहा है। इसको देखिए, एक बोट शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये है भाई आपका पूरा, मान लेते हैं ये धारा, यहाँ पर ये पानी बह रहा है, इसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं यहां तक। ठीक है, तो भैया धारा अगर बह रही है तो पक्की बात है कि धारा इधर ही जा रही होगी। एक बार लेते कि हम धारा इधर जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं पहली बार ना उनको ध्यान से समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है सर, मान लेते कि धारा इधर जा रही है। ठीक है, अच्छा धारा तो इधर जा रही है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, धारा को जाने दो। ठीक है, श्रद्धा को यहीं रहने दो। देखे, एक बोट जो है जिसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड को हमेशा मैं एक्स से डिनोट करता हूं जिसका मतलब है 9 किलोमीटर पर आवर। आपको एक्स से बुरा लगता है तो आप बी मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्ट्रीम की स्पीड कितनी है एस, वो कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा इन दोनों की मदद से अगर हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना हो ना, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है बोट और स्ट्रीम की स्पीड जोड़कर, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है बोट में से स्ट्रीम की स्पीड घटाकर। ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब बोट स्टिल वाटर की स्पीड, और ये दे दिया हमारे पास, हमसे बोला कि जो मेन है वो 105 किलोमीटर दूर पर स्थित एक जगह पर जाता है, 105 किलोमीटर की दूरी है, और यहां पर वो जाता है पहले तो और फिर वापस आता है। मुझे एक बात बता, जब वो जाएगा तो वो धारा के साथ जा रहा है, धारा इधर ही जा रही है। जब वो धारा के साथ जाएगा तो यहाँ पर कौन सी स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ। देखो आप जब भी ऐसे डाउन में जाते तेज जाते हैं ना, और धारा के साथ ही आप तेज जा सकते हैं। तो जब भी आपको धारा के साथ जाने का बोले तो समझ जाना डाउन स्ट्रीम है, और यदि धारा के विपरीत आने का बोले तो समझ जाना अप स्ट्रीम है, क्योंकि अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कम हो जाती है। उसी प्रकार से आप जब धारा के विपरीत जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, तो उसको हम अप स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ऐसा घाट चढ़ते हैं आप ऊपर वैसे ही। ठीक है, तो सर यहां पर हम जब अपोजिट आएंगे तो वहां पर अप स्ट्रीम स्पीड लग जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? चलिए तो हम बोलते हैं कि सर जब वो जाएगा तो उसको समय कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे सर जब वो जाएगा ना तो उसको समय लगेगा, मान लीजिए टी वन समय। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आप बोलेंगे सर 105 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करेगा, और किस स्पीड से तय करेगा, तो आप बोलेंगे सर स्पीड जब वो उधर जाएगा ना तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लगेगी। तो आप बोलेंगे सर डाउन स्ट्रीम स्पीड से तय करेगा। तो 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है सर, बोट और इसकी स्ट्रीम की स्पीड जोड़कर, तो 9 प्लस 1.5 हो जाएगा, 9 प्लस 1.5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा वो सर 105 अपॉन में 10.5। ठीक है, जब इसको काटा और पीटी मचाए तो कितना आ गया, ये आ गया 10, क्या 10 घंटे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए T2 अगर वो वहां से रिटर्न हो रहा है तो बोलेगा रिटर्न में भी तो 105 ही किलोमीटर चलेगा ना, लेकिन वहां से आने में अब स्पीड क्या हो जाएगी सर, धारा तो अपनी दिशा नहीं बदलेगी ना। कि आप धारा के साथ जा रहे थे, आप टर्न होकर वापस आए, धारा आपके साथ टर्न हो गई, ऐसा नहीं होता भाई। धारा कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती है, हम ही अपनी दिशा बदलते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर कौन सी स्पीड लग जाएगी, अप स्ट्रीम लग जाएगी। तो 105 अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है, किधर गई किधर गई, ये है सर, बोट में से माइनस हो जाएगा स्ट्रीम की स्पीड। तो वो कितना हो जाएगा सर 9 - 1.5। तो 9 - 1.5 कितना हो जाएगा देवियों और सज्जनों, तो आप बोलेंगे सर 7.5 हो जाएगा। बिंदु हटाकर सुन सा बसुन प्यार की धुन, 15 5 जा 75, 15 7 जा 1050, 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 14 बार में, 14 घंटे। तो 14 घंटे और ये दो, तो वो बोला टोटल समय कितना लगेगा उसको वापस आने तक। तो हम बोलेंगे सर 10 और 14 टोटल 24 घंटे का समय उनको लग जाएगा, 24 घंटे में ये दंगल पूरा हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया क्या भाई लोग? आ गया होगा समझ में ना। देखें अब यहाँ पर, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपए में खरीदा और उसने एक तिहाई सामान 15% की हानि पर बेच दिया, और शेष को कितने परसेंट पर बेचा ताकि पूरे लेन देन में 15% का लाभ हो। भाई इसको करेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से, एलिगेशन से करते हैं। चलिए एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन एक मेथड है जो क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है। इसमें बोला है कि एक तिहाई डिस्टेंस को वो 15% लॉस पर बेचता है। एक तिहाई का मतलब ये होता है सर कि टोटल 3 रहा होगा, उसमें से एक को यहां बेच रहा है और बचे हुए 2 को यहां बेच रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि एक को यहाँ बेच रहा है, दो को यहाँ बेच रहा है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, उसने बोला है कि टोटल जो गुड्स है ना, इससे मतलब ही मत रखो, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, बाद में बताऊंगा। बोल रहा है पहली वस्तु को 15% लॉस पर बेचता है। सर पहली वस्तु को जिस पर वो एक एक वाली जो है ना, वो उसको 15% लॉस पर बेच रहा है। उसके बाद बोल रहा है वो अगली वाली को वो कितने पर बेचे, तो हमने मान लिया सर कितने पर बेचे, ताकि उसको ओवरऑल 15% का गेन हो जाए, 15% का गेन हो जाए। तो सर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 आ रहा है। वो ये 30 की वैल्यू देखो, 15 15 गुना है दो की जगह, तो यहाँ पर भी 15 टाइम्स कितनी रहेगी, 15। क्या बात समझ में आ गई। तो ऐसा क्या नंबर रहा होगा यहाँ पर कि इनका डिफरेंस 15 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 30 रहा होगा। तो दूसरी वाली वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, 30% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। कितने पर बेचना पड़ेगा, 30% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। तीन की वैल्यू 45, तो एक की वैल्यू 15, एक की वैल्यू 15 तो दो की वैल्यू 30। देखो इसको निकालने का दूसरा तरीका ये भी है, मिक्सर एंड एलिगेशन को शॉर्ट में सॉल्व करने का एक तरीका और भी है कि सर पहली वस्तु को 15% हानि पर, दूसरी वस्तु को पता नहीं, और टोटल ओवरऑल कितने में बेच रहा है, 15% गेन में बेच रहा है। और यहाँ पर ये हमको निकालना है, तो यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है, हमने निकाला था 1:2, यही निकाला था 1:2। तो मैं बोलता हूँ इन दोनों का सम कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3 हो रहा है। और इसी 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे इसी 3 की वैल्यू हमको यहाँ मान लेना कि ये दी हुई है, इसी 3 की वैल्यू तो ये दी हुई है। और हमको निकालना कितने की वैल्यू, 15 की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट भी ये निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। हाँ मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर अगर एक की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक एक की वैल्यू यदि 15 है, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। तो सर 45 कब होना चाहिए, इसके साथ ही मिलकर 45 होना चाहिए, ये 30 होगा। तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए। शॉर्ट तरीका था वो, उसमें ज्यादा ना पड़े, कई बार वो शॉर्ट में कंफ्यूजन भी ही होता है, कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक सोफा सेट को 10%, 5% और 2% की तीन क्रमिक छूट पर के साथ उपलब्ध किया गया। इसका यदि अंकित मूल्य 18,000 है, 18,000 रुपए की चीज है, उसको तीन डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%, 5%, 2%। 10% का मतलब होता है सर कि 1/10, मतलब उसको बेचा कितने में सर, उसको आपने 9/10 में बेचा। दूसरा है 5% का, 5% का मतलब होता है 1/20, तो सर मतलब क्या हुआ, 19/20 में बेचा। तीसरा 2% का मतलब क्या होता है सर, 1/50। तो सर एक की चीज को 50 की चीज को एक घाटे पर बेचा, तो हम क्या बोलेंगे, 49/50 में बेचा। तो आंसर जो है वो 7 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है, तो इसलिए रिस्क लेना सही नहीं है। तो 9/10 इंटू में 19/20 इंटू में 49/50। चलिए काटा और पीटी मचाते, 1 2 3, 1 2 3, 2 9 18, 5 से डिवाइड करने से भी कोई मतलब है नहीं। 9 9 हो जाएगा 81 इंटू 19 इंटू 49 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा पड़ रहा है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। मैं बोलता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे 10 ही रहने दो भाई। क्यों, क्योंकि नीचे 10 रहेगा तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो काटते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 81 इंटू में 19 2 38 लिख देता हूँ, इंटू में 49, इनको मल्टीप्लाई करना। देखिए मैं बोलता हूँ 38 1 कितना होगा, 38 1 का 38 का 8, 3 कैरी ओवर। 38 8 कितना होगा, तो 3 8 होगा 240, और 8 8 64, तो कितना हो जाएगा 304। 304 में 3 जोड़ो 307, कितना हो गया 307, इंटू में 49। अब 49 8 करना है, तो 49 8 कितना होगा, तो देखो 50 8 400 होता है, 400 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 392। 392 का 2 आ जाएगा, 39 इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद 49 7 कितना होगा, तो 47 हो जाएगा, 7 280, और 9 7 63, 280 और 63, 343। 343 में यदि मैं 39 ऐड करूंगा, तो देखो मैं 343 में 39 की जगह डायरेक्ट 40 ऐड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 383। लेकिन एक ज्यादा ऐड किया तो क्या कर दूंगा, माइनस करके 382। 382 का कितना आ जाएगा, 2, 38 कैरी ओवर का फिर 8 आ जाएगा, 3 कैरी ओवर चल जाएगा। 49 3 से कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 147, 147 में 3 जोड़ा तो 150। एक के पहले पॉइंट आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 10 चल रहा था। तो 15082.2। तो भाई देवी सज्जनों, आपको देखकर ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो आपको कई बार कैलकुलेशन भी करना पड़ता है भाई लोग। ठीक है, लेकिन मैं इसको करने का एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, कि अगर कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहें, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन में रट कर नहीं आया भाई, कि मैं आपको इतनी जल्दी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ।
ये प्रैक्टिस से होता है और ये तरीका मैंने आपको समझा चुका हूँ। वैदिक मैथ्स की बेसिक क्लास आप कर सकते हैं, मैंने पहली क्लास डाली हुई है उसकी, ठीक है। तो उसमें सपोर्ट भी बहुत मिला है आप लोगों का, तो वो वैदिक क्लास जाकर देखें, उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन को करने का तरीका बताया हुआ है ब्रेक मेथड से, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जिसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, 10%, 5% और 2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ सर 18,000 वस्तु का मूल्य है, पहले इसमें 10% का डिस्काउंट दिया गया। 10% का मतलब होता है इसमें 1800 की कमी की गई। 1800 का जैसे डिस्काउंट दिया तो वो कितने में पड़ जाएगा, आप बोलेंगे सर 16,200 में पड़ जाएगा। अब इसमें फिर 5% का डिस्काउंट दिया, 5% का मतलब होता है कितना, 810 कम कर दिया। जैसे इसमें 810 कम करा तो कितने में पड़ेगा, 810 अगर माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो में से 1 गया 9, 11 में से 8 गया 3 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 15,390। अब इसमें से फिर 2% कम करेंगे, तो सर 2% अब कम करेंगे तो 15,390 से छोटा ही आंसर आएगा। तो सर ये दोनों तो, ये तीनों तो है ही नहीं ना आंसर, एक ही आंसर तो है, तो देखो ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज द बेस्ट तरीका। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन 3 पैटर्न में आते हैं, या तो इजी क्वेश्चन आता है जो सब सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है जो थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड होता है, तो जो जो लैंग्वेज बेस्ड होता है उसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। और यदि ज्यादा टफ लैंग्वेज आती है तो वो छोड़ना भी पड़ सकता है आपको, है ना। और कई क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिव आते हैं जिन क्वेश्चन में या तो वो ऑप्शन से हो जाता है, या डिजिटल सम से हो जाता है, या वो क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आपका समय खराब हो जाए, ठीक है। तो भाई मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, हर क्लास में बार बार रिपीट करता हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्लास अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है एग्जाम में जाकर, ठीक है। बस इनको घोट लेना और ये जो तरीका बता रहा हूँ इसको समझ लेना आप तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पहली और दूसरी मिश्र धातु में, कितने क्वेश्चन हुए अभी, तीसरा हुआ है ना। पहली और दूसरी दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3:4 और 2:5 है। हमारे पास भैया कॉपर और गोल्ड के दो अलॉय हैं, दो अलॉय हैं। पहले अलॉय में 3:4 में दिया हुआ है और दूसरे अलॉय में 2:5 में दिया हुआ है, ठीक है। वो बोल रहा है दोनों को मिला दे रहे हैं, और मिलाकर वो ये बोल रहा है कि पहली वाले की जो क्वांटिटी है ना वो 14 किलोग्राम है और दूसरे वाले की कितनी किलोग्राम है, 21 किलोग्राम है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किस रेशो में इनकी क्वांटिटी, तो आप बोलेंगे सर 2:3 में है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनकी क्वांटिटी ना हम 2:3 में ही बना लेंगे। तो जब भी क्वांटिटी हमको अपने हिसाब से मोल्ड करना होता है तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप इनको सेम करें। सेम करने का मतलब है कि इनकी टोटल क्वांटिटी इसकी भी 7 है इसकी भी 7 है, तो ये ऑलरेडी सेम है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब सेम है, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑटोमेटिकली उस रेशो में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। 2 से जब इसको काटेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा रेशो, 2 4 जा 8 हो जाएगा। नीचे वाला देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको ऐड करके यदि हम देखते हैं तो नए उसमें कॉपर और गोल्ड का क्या हो जाएगा, तो 6 और 6 12 और 15 और 8 23, तो 12 और 23 इसका रेशो हो जाएगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन नहीं था ये भी। पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 200 डेज, पी किसी काम को 200 दिन में कर सकता है। क्यू एंड आर डू द सेम वर्क इन 200 डेज, क्यू और आर उसी काम को 100 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पी क्यू आर ने साथ में काम किया और एक साथ वो 40 दिन तक काम करते हैं और फिर छोड़कर क्यू चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके क्वेश्चन में आप ना स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। दोनों का यदि एलसीएम लूं तो 200 आ जाएगा वर्क। तो यहां पर सर इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता कितनी, ये जो मैं सर्कल करके लिखता हूं ना ये उनकी एफिशिएंसी होती है। क्षमता का मतलब होता है प्रति यूनिट में किया गया कार्य। प्रति यूनिट मतलब क्या, कि प्रति घंटे भी हो सकता है, प्रति दिन भी हो सकता है, प्रति महीने भी हो सकता है, प्रति वर्ष भी हो सकता है। बस होना चाहिए प्रति, नॉट प्रीति, ठीक है। प्रीति कबीर के साथ चली गई है। तो सर यहां पर इनकी एफिशिएंसी 2 आ गई, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि सर इन्होंने साथ में पी क्यू आर ने मिलकर साथ में काम किया और उन्होंने 40 दिन तक काम किया। तो सर पी क्यू आर देखिए, पी क्यू आर, तो पी और क्यू आर की एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो जा रही है, 1 और 2 3। तो इनने मिलकर 40 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया सर, 120 काम कंप्लीट कर दिया। तो अब रिमेनिंग काम कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर रिमेनिंग काम जो है ना वो 200 में से 120 यदि कर दिया तो 80 काम रिमेनिंग बचा, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, एंड देन क्यू लेफ्ट वर्क एंड पी एंड आर टुगेदर फिनिश द वर्क इन 40 डेज। देखो अब जो 80 काम बचा ना, पी क्यू आर साथ में कर रहे थे, अब पी और आर ने छोड़ दिया काम, अब कौन कर रहा है, नहीं क्यू ने काम छोड़ दिया, अब पी और आर साथ में कर रहे हैं। तो ये जो 80 काम बचा हुआ है ना, ये 80 काम पी और आर मिलकर कर रहे हैं। इस 80 काम को वो लोग ना कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, 40 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, 40 दिन में। तो इनका हर दिन का क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया सर। तो यहां से हमको लिखा गया सर कि पी और आर की क्षमता कितनी है, 2 है। अच्छा देखो, एक की पी की क्षमता 1 थी, यहां लिखा हुआ है ये,
तो यहाँ पर भी सर पी की क्षमता एक ही रहेगी, तो ये आर की कितनी बची, दो में से टोटल, इसकी भी एक बची। यदि आर की यहाँ पर भी एक हो जाएगी यही वाली, तो यहाँ पर दो करने के लिए क्यू की भी एक हो गई, तो ये सभी की क्षमता यहाँ पर निकल गई। हमारे से बोला यार क्यू अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो सर क्यू से हमको काम कराना है 200 काम टोटल, और क्षमता क्या है क्यू की, एक। एक क्षमता से 200 काम 200 दिन में ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। If shopkeeper offer 10% discount, he make a profit of 10%. Under the same condition, if he offer 25% discount, how much percent of profit or loss will he get? वो ये बोल रहा है कि सर यहाँ देखो हमको एक एमपी और सीपी में रिलेशन पता हुआ है। क्या क्या पता है एमपी और सीपी में रिलेशन? सर एमपी का फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और कॉस्ट प्राइस का क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर लिखूँ कि सर एमपी और सीपी, तो एमपी में क्या बोल रहा है वो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा कितना, 110। और डिस्काउंट कितना दे रहा है सर, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो 25% डिस्काउंट ऑफर करे, देखो इस केस में ना, इस केस में ये एमपी और सीपी आई हुई है, तो यहाँ पर मिड में जो सेलिंग प्राइस बैठा हुआ है वो कितना है 100 है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है हमारे से कि यदि वो 25% का डिस्काउंट अलाउ करता है, 25% का डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब ये है कि सर मार्केट प्राइस 110 है यदि, तो इसमें वो यदि 25% का डिस्काउंट देता है, तो इसमें 25% का डिस्काउंट दीजिए आप, कितना हो जाएगा। तो इसका 25% यदि मैं निकालूं, तो इसमें से 100 का 25% हो जाएगा 25, और 10 का 25% हो जाएगा कितना, 2.5। तो 25 और 2.5 कितना हो जाएगा, -27.5। क्या हो जाएगा, तो 10 और माइनस कर दो 17.5, और यदि मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, इतने में बेच रहा है। तो बोल रहा है अब उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो आप देखो भैया 82.5 में यदि बेचेगा वो, तो उसको 7.5 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 7.5 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पर, 90 पर। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे 100, 10, देखो ये कट कर एक जीरो से हो जाएगा, और ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो 75 अपॉन में कितना बचा, 9। 9 8 ज़ा 72 होता है, 0.93 ज़ा 27, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए। Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length of 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तीन लेंथ दी हुई है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, दूसरा 1.75 मीटर, और तीसरा दिया हुआ है 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इनको सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इसमें बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो इन सबको मेजर कर ले, जो इन सब यूनिट को मेजर कर ले। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन सबको काट दे वो होता है। तो सर पहले एचसीएफ निकालने से पहले इन सबको हम सेंटीमीटर में लाते हैं, तो ये 75 है, एक मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सर यहाँ पर 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, 800, तो 875 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो सर इसमें ये 1 पूरा है और 0.75, तो ये पूरा मिला देंगे 750, 1750 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करके 1750 क्या सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा 12, तो 1220, 1220 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको साफ हो गई होगी। 1220 नहीं, ये 175 आएगा, 175। अब यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा जो इन सबको काट देगा, हाईएस्ट कॉमन पॉसिबिलिटी वैल्यू। तो सबसे पहले 10 से देखते, क्या 10 से ये तीनों कट रहे हैं सर, 10 से सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है, ये दोनों नहीं कट पा रहे, तो 10 नहीं हो सकता। क्या 15 से कट रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 15 से देखिए ये कट रहा है क्या, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 12 इधर 125, 15 के टोटल में 125 नहीं आता, तो ये नहीं कटा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। क्या इसको देखो 20 से कट रहेगा सर, 20 से ये कटेगा, जीरो वाले नंबर कट सकते हैं, ये दोनों नहीं कट पाएंगे, तो एक ही आंसर है 5 जो सबको काट पा रहा है। तो यही वो वैल्यू है जो इन सबको मेजर कर पाएगी, तो हाईएस्ट वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। सोहन बोरोड मनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट वाज कंपाउंडिंग एनुअली। देखो सोहम ने 20% के हिसाब से कहीं से ब्याज पर पैसे लिए उधार, और वो जो है वो कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, और वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। कितनी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। हर इंस्टॉलमेंट जो हर साल के वो लास्ट में पे करता है ना, वो 1250 रुपए है। तो बताइए कि सोहम ने कितना पैसा उधार लिया था। अच्छा एक बात बताइए कि सर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, अभी हम करके आए पिछले सेट में, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब सर 5 की चीज को 6 में बेचेगा, तो पहले साथ तो इतना बेच देगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर, दूसरी किस्त बन जाएगी 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, थर्ड किस्त बन जाएगी 5 की पावर 3 से 6 की पावर 3। तो सर ये इंस्टॉलमेंट होती है, तो इंस्टॉलमेंट तो तीनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ दो ही 6 थे, तो एक 6 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर दो 6 का मल्टीप्लाई होगा।
तो इस हिसाब से ये रेशियो जो कन्वर्ट हो जाएंगे ये क्या बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर रेशियो कन्वर्ट होकर जो बन जाएंगे वो हम लिखकर अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर 6 6 36 5 कितना हो जाएगा 180, 6 6 36 6 216, ये कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, 5 5 25 25 6 150, और ये तो हमारा 216 ही हो गया सभी में सेम, और लास्ट वाला चल रहा है 125 और रेशियो में 216। तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट दी हुई है। अच्छा 216 की ही वैल्यू तो दी हुई है 1250, क्या निकालना है, सो हमने कितना पैसा उधार लिया था, सो हमने सर ये टोटल होता है प्रिंसिपल, ये टोटल होता है प्रिंसिपल प्लस करके, तो 180 प्लस 150 प्लस 125 इनको ऐड करेंगे हम, तो 180 में 20 दिया तो 200 200 305 455, ये वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो सर 455 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 1250 डिवाइडेड बाई 216 इन टू में 455। ठीक बा, चलिए काटते हैं इसको, ये किससे कट जाएगा, 2 से काटते हैं ना, 2 वन जा 2, पक्का कट रहा है ना, कट जाएगा, 2 वन जा 2 टेन जा 20, 2 एट जा 16, इसको काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अभी भी काट सकते हैं क्या इसको, 5 6 7, 7 और 6 नहीं कट पा रहा है ना, 7 और 6 13 नहीं कट पा रहा है, चलिए अभी भी इसको काट सकते हैं हम, डिवाइड तो ये अभी भी हो रहा है, किससे हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये 108 अभी भी इसको काट सकते हैं, लेकिन किससे कट रहा है, ये 54 दिक्कत क्रिएट हो रही है कहीं पर, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा नियरेस्ट वैल्यू बोला ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू बोला है भाई, तो पूरा कटेगा ही नहीं। 108 के टेबल में कितने बार में, 6 बार में काट दूं, 8 6 या 48, देखिए 6 बार में लगभग जा रहा है, तो ये अप्रॉक्स 6 टाइम में जाएगा, और 6 इंटू 455 होगा। करो, ये हमने देखो ज्यादा बार, एक्चुअली में ये 108 से ये ज्यादा बार में जा रहा था, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उससे कुछ कुछ छोटा आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, 6 इंटू 455 कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 का 0 3, यहाँ 6 5 30 और 3 33 का 3 3 कैरी ओवर, 6 4 24 और 3 27, 2730 के लगभग आएगा। तो देखो 2730 के लगभग आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारा आंसर जो है 2730 से छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा। तो सर देखो ये तो बड़े आंसर, ये तो आ ही नहीं सकते, थोड़ा छोटे में सिर्फ यही आंसर दिख रहा है, तो एक ही आंसर है, ये दोनों नहीं है अपने आंसर। ठीक है, इसका एक और तरीका बताता हूँ, देखिए हमने ये काटने से पहले गलती कर दी है, हमने क्या दिखा यहाँ पर सर, एक 216 था और 455 था, यही था ना, ये प्रिंसिपल था हमारा और ये इंस्टॉलमेंट आया था। ठीक है, तो सर इसकी वैल्यू दी हुई है हमको कितना, 1250 रुपए, तो हमको निकालना कितना की 455 की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1250 डिवाइडेड बाय में 216 इंटू में 455, अप्रॉक्स ये देखिए कितने बार में कट रहा है, डायरेक्ट काटेंगे हम इसको। तो आप बोलेंगे सर यदि मैं इसको काटूं ना तो ये 5 बार में पूरा कट रहा है, 5 बार में नहीं कट रहा है, 6 बार में पूरा कट रहा है, क्योंकि 200 6 जाए 1200 और 16 छंग 96 96, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मतलब ये जो मैं टोटल 6 बार में काट रहा हूँ ना, ये 6 नहीं आएगा, ये अप्रॉक्स 5.8 या 9 के समथिंग आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर कुछ ज्यादा लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं ना, तो ज्यादा लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा बड़ा आंसर आएगा, तो इससे आंसर छोटा ही आना चाहिए। तो 455 6 से यदि मैं करूंगा तो 4 6 24, 5 6 30, 2730 आ जाएगा। तो सर 2730 से तो आंसर छोटा ही आना चाहिए थोड़ा सा, तो सर छोटे में ये दोनों तो बड़े हो रहे हैं, ये तो आएगा नहीं, और ये तो ज्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटे में तो यही दिख रहा है। क्या बात समझ में आ गई, इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो धनराशि बताइए कितनी है। कोई बात नहीं सर, 2 साल, 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस यदि निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, प्रिंसिपल का R% का R%, कल भी एक सेट कंप्लीट कराया उसमें मैंने ये बताया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। 12 तारीख का 12 जनवरी 2023 में जो आपका थर्ड शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ सर, नहीं पता, तो डिफरेंस दिया हुआ है 80, प्रिंसिपल निकालना है, रेट परसेंट कितना है 4%, इंटू में 4%, 4% को हटाकर मैं लिख सकता हूँ 1/25, या जाने दो 4 अपॉन में 100 ही लिख देते, परसेंट हटाकर ये भी 100 लिख देते हैं, तो ये 4 से ये डिवाइड होगा 25 बार में, ये भी 4 से डिवाइड होगा 25 में, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 25 इंटू में 25। ठीक है, और फालतू में अपन ने क्वेश्चन को टफ कर दिया, देखो क्वेश्चन कैसे टफ बनता है, ये मल्टीप्लाई होकर तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर भी ला सकते थे कि सर 80 इज इक्वल टू चल रहा है प्रिंसिपल इंटू 4%, इंटू में 4%, मैं बोल रहा हूँ ये 4 4 या 16, 5 या 80 काट दो ना, तो ये 5 बचा, इक्वल टू में प्रिंसिपल, परसेंट हटाकर 2 100 आ जाएंगे नीचे, तो नीचे 200 आ जाएंगे,
कितना सिंपल हो गया, ये दोनों उधर जाएंगे तो 50,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो टफ हमारी अप्रोच बनाती है क्वेश्चन को, कई बार क्वेश्चन टफ नहीं होता है, हमारी अप्रोच, सॉल्व करने की अप्रोच उसको टफ बना देती है। ठीक है, चलिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमपी उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक होने का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब ये 4 है तो ये कितना है 5 है। इफ इट सोल्ड फॉर ₹450 विद प्रॉफिट ऑफ 6.4%, यदि उसको 450 रुपए में बेचा गया जिस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 6.4% का, तो डिस्काउंट परसेंट निकालिए। सर इसको छोड़िए, इसका कोई मतलब ही नहीं है हमको, जब परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में पूछा तो हम परसेंट से ही निकालते हैं आंसर। ठीक है, क्या देखिए कि सर इसको मैं मान लेता हूँ 500 और इसको मान लेता हूँ 400, कुछ जाता है क्या? अभी तक कुछ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि यदि इसमें वो 6.4% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 6.4% का प्रॉफिट होने का मतलब सर इसका 6.4% निकाल दीजिए। या तो ये कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं आपको इसका और शॉर्ट बता देता हूँ, वो देख लीजिए, इसको छोड़िए कि सर सीपी और एमपी में मैंने रिलेशन बताया आपको, वो क्या बन जाएगा? 25% का फायदा, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो 25% ज्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो ये आ गया समझ में। वो बोल रहा है यदि उसको 4.5, ये तो छोड़ो, वो बोल रहा है प्रॉफिट यदि 6.4% का हो रहा है, 6.4% का होने का मतलब कि वो 106.4 रुपए में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा? तो सर डिस्काउंट देखो कितना दिया होगा, तो आप बोलेंगे सर डिस्काउंट यहाँ पर देखिए 107 तक हमको वापस आना, रिटर्न आना है, तो 18.6 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। कितने पर? 125 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 फोर था 25 फाइव 125। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, से 4 6 है 24 का 4, 2 यहाँ 4 8 है 34, 3 यहाँ 4 1 4 3 7, और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। अप्रॉक्स बोला है क्या? क्लोजेस्ट टू, बिल्कुल सही। 5 15 5 जो 75 होता है, 15 बार में जा रहा है अप्रॉक्स, यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए। ए और बीच के बीच ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% वोट से हराया। यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बीच के मतों का अंतर निकालिए। ध्यान से सुनिएगा, ए और बी ने ना 16,200 वोट सिक्योर किए और ए को 8% वोट से हरा दिया। डिफीटेड ए बाय 8% वोट। इसका मतलब यह है कि बी को ए से 8% वोट ज्यादा मिले, मतलब उनका अंतर 8% है, और टोटल दोनों का कितना वोट हो सकता है सर? 100% हो सकता है, 100% वोटिंग होती है। तो यहां पर हमको पता है दोनों को सॉल्व करना, तो इसमें जो बड़ा वाला बी होगा वो कैसे निकलेगा आंसर? दोनों को ऐड करके आधा, ये हम निकालते हैं, ये अप्रोच होती है। और छोटा वाला नंबर कैसे निकलेगा? ए को जो वोट मिले, तो हम बोलेंगे दोनों का अंतर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 108 का आधा कितना हो जाएगा? 59, और ये कितना हो जाएगा? 90 to 41, हाँ 41 हो जाएगा। ठीक है, 41, बट जम नहीं रहा है मुझे ये। हम्म इनका डिफरेंस कितना होगा? 92, 92 का आधा 41 थोड़ी ना होता है, थोड़ी ना होता है। 100 प्लस 8 58, ये 59 नहीं आएगा ना, ये 54 आएगा, और ये 54% आएगा, और ये आएगा 92 का आधा कितना हो जाएगा? 46 आ जाएगा। अब कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन वोट ए एंड बी। ए और बीच के बीच का डिफरेंस कितना है? 8% है सर। लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, बी ने सिक्योर करे 16,200, और यहाँ पर कितना दिखा रहा है? बी ने 54%। तो 54% की वैल्यू एक्चुअली में हमको ए का निकालना ही नहीं था। बी की 54% की वैल्यू दी हुई है 16200, मतलब कितने गुना? 300 गुना। तो हमको निकालना क्या है? इनका डिफरेंस। 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400, 2400। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, है ना? बुरा क्वेश्चन नहीं बोल सकते, अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 7 नेचुरल नंबर इज 70। 7 नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो आपको 70 दिया हुआ है, जिनमें से ये नंबर दिए हुए हैं आपको, सातवां नंबर निकालना है। भाई इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं कि सर सातवां नंबर मैंने मान लिया 70 है, अब जो जो कमी है वो करते जाते हैं। ठीक है, हमने माना है ये। हम जब इसके पास गए पहले वाले के पास कि भैया हमने 70 माना हुआ है, तो ये बोलता भैया देखो औसत 70 है, इसका मतलब सभी नंबर 70 होना चाहिए। तो ये बोलता भैया मैं 28 कम आ गया हूँ, 28 नहीं 38 कम आया हूँ, 38 कम हूं मैं औसत से, 38 कम हूं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, ये 38 की कमी ये पूरी करेगा ज्यादा लाकर। 69 के पास गया, 69 बोलता है मैं औसत से एक कम हूं, तो हमने बोला तुम्हारी कमी भी यही पूरी करेगा। 72 के पास गया तो 72 बोलता है मैं ऑलरेडी दो ज्यादा हूं, तो हमने बोला कि तुम ज्यादा हो ना, तो तुमको कम लेकर ये आएगा।
फिर 65 के बाद 65 बोलता है मैं ऑलरेडी 5 कम हूं, तो हमने बोला तेरी 5 की कमी यही पूरी करेगा। फिर हम 79 के बाद 79 बोलता है मैं 9 ज्यादा हूं, तो हमने बोला तेरा जो 9 ज्यादा है, जो तू ज्यादा लेकर आया है, उसको कम करने का काम ये करेगा। 48 बोलता है कि भैया मैं कम हूँ, कितना कम है भाई तू, 22 कम हूँ, 22 तू कम है, तो ये 22 ज्यादा लेकर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। तो 5, देखिए ये 5, 9 और 2 11, 11 में से ये 1 गया तो 10, 10 प्लस 10 माइनस का 10 हो जाएगा, -10, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, -5 जब इसमें से होगा तो ये माइनस प्लस का 33 हो जाएगा, तो 103, 105, 125, तो ये 125 हो जाएगी 7th नंबर। या तो ये तरीका है या फिर एवरेज का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा हुआ क्वेश्चन बोल रहा था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यदि 10 सेंटीमीटर है तो आपको उसकी लेंथ ऑफ बेस निकालना है। भैया एरिया जो राइट एंगल ट्राइंगल का होता है वो क्या होता है, 1/2, हाफ, हाफ भी बोल सकते हैं इसको, बेस इंटू में हाइट। तो एरिया दिया हुआ है 42, हाफ, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों देते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। बेस कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, बेस निकालना है आपको, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, बस सॉल्व हो गया, ये 5 बार में जाएगा, तो बेस आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय में 5, और इसका मतलब होता है 8 पॉइंट में 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है आपको इसका। फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका कल 2 क्वेश्चंस कराए थे इस तरीके के सॉल्व, कि लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई और पहले वाले से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा फोर्थ प्रपोर्शन। अगला क्वेश्चन देखें कि एक सॉलिड स्फीयर को 2 पार्ट में कट किया, जो रेशियो होगा टोटल सरफेस एरिया का ईच हेमिस्फीयर के सॉलिड से कितना होगा। तो देखिए जो पहला पूरा सरफेस एरिया होगा ना इसका, टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, जब इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया ना, तो वो 2 पार्ट में ब्रेक होकर इस तरीके से बनेगा, एक तो ये सरफेस बनेगा और एक इसी प्रकार से ये सरफेस बनेगी। तो इसमें सर ये दोनों का जो बाहर का सरफेस मिलाकर तो एरिया 4πr² ही होता है, लेकिन इसमें 2 सरफेस और बढ़ जाती, एक ये और एक ये, और इनका एरिया कितना होता है πr²। तो सर इसमें 2πr² और बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 6πr²। हमारे से क्या बोला कि टोटल रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर मतलब हर एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, कुल, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6πr² टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के साथ इसका रेशियो निकालना है, तो 4πr²। देखो एक्चुअल में गलती यहीं पर हो रही है, क्या गलती हो रही है यहाँ पर भाई लोग, गलती ये हो रही है कि यहाँ पर हमारे से जो बोला है ना, वो ये पूछा है कि आपको यहाँ पर निकालना है जो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, और हमने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया दोनों हेमिस्फीयर का। तो ईच हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा सर, दोनों का देखो 6 आ रहा है ना, तो दोनों का आधा 3πr² हो जाएगा ना, तो ईच का आएगा 3πr²। तो बस πr² से πr² गया, 3:4 इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, इतना इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन, कोई भी 2 नंबर दिए हो उनके बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना बस। तो क्या करेंगे, 256 मल्टीप्लाई में 484, और इसका अंडर रूट लग जाएगा। 256 का रूट कितना होता है 16, 484 का कितना होता है 22, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32 का 2, 3 कैरी ओवर, 16 2 32 और 3 35, 352 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। A car driver is driving a car at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर एंड बस इज मूविंग 35 मीटर अहेड हिम। क्या बोला जा रहा है कि कार ड्राइवर ना, ये कार चल रही है जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है कार को, और एक बस उसके आगे जा रही है, बस उसके आगे जा रही है जो उससे 35 मीटर आगे है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकंड के बाद बस 40 मीटर पीछे हो जाती है, मतलब कार यहाँ पहुंच जाती है 40 मीटर पीछे। तो मतलब कहीं ना कहीं कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इनने, 75 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, और आगे क्या बोला है, कितनी देर में, 15 सेकंड में, देखिए 15 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बस निकालना है। अच्छा स्पीड किसकी तेज है, सर कार की स्पीड तेज है तभी तो कार आगे निकल गई ना। तो यहाँ पर दोनों की रिलेटिव स्पीड काम करेगी, दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, यहाँ पर बोला है देखो मूविंग अहेड ऑफ हिम, इसके आगे चल रही है तो कार इसके पीछे पीछे जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। जब सेम डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, तो सर कार की स्पीड में से यदि मैं बस की स्पीड माइनस करूंगा तो ये हो जाती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, कार की में से क्यों करा, क्योंकि कार की स्पीड ज्यादा है। तो सर यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे सर रिलेटिव स्पीड है यहाँ पर सी माइनस बस, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 75 मीटर डिस्टेंस कवर किया।
और टाइम हमको निकालना है। नहीं, टाइम दिया हुआ 15 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर ये कितने में चल रहा है? किलोमीटर पर आवर में। और हमसे पूछा भी किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो हमको आंसर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में लाना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आंसर हमको किलोमीटर पर आवर में लाना है। ठीक है। चलिए, तो सी की स्पीड कितनी है? तो आप बोलेंगे सर सी की स्पीड, कार की स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पर? 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 माइनस बस की स्पीड कितनी दी हुई है? तो बस की स्पीड बी ही लिख देंगे हम। लेकिन ये किस में चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर में। और इधर ये आ जाएगा 15 5 सा, तो ये आ जाएगा 5, लेकिन इसको किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले आएंगे तो क्या करेंगे? 18/5 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये मीटर पर सेकंड से किस में आ गया? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो ये हो गया 18। अब यहाँ से बस निकालना था, तो बस का क्या हो जाएगा? 70 माइनस में 18, और 70 माइनस में 18 कितना हो जाता है? 52। तो 52 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए और बी किसी काम को 18 दिन और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए 18 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। मैं बोलता हूँ दोनों का अगर एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा? 36। ये 2 एफिशिएंसी और 3 एफिशिएंसी। ठीक है। वो ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं, मतलब पहले दिन वो बोल रहा है ए से स्टार्ट करते हैं। देखो, ए से स्टार्ट करते हैं, बोला ना ए स्टार्ट ऑन फर्स्ट डे। वो बी दूसरे दिन करता है। ये क्वेश्चन में कितने बार रिपीट कर चुका हूँ, एसएससी सीजीएल के सेट भी कराए उन सभी में। ठीक है। तो सर ए यदि पहले दिन काम करता है तो वो 2 काम कंप्लीट करता है, फिर बी करता है 3 काम। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती जाती है, आप देख रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये 2 दिन के स्लॉट में, ये 2 दिन में जो काम कंप्लीट कर रहे हैं वो टोटल 5 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यदि 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 काम कंप्लीट हो जाएगा कितने दिन में? 14 डेज में। ठीक है। लेकिन अब जो 15वें दिन काम करेगा वो कौन करेगा? ए काम करेगा ना। तो 15वें दिन ए काम करेगा, जो कि 2 काम करता है। हमारा काम कितना बचा हुआ है? 1 काम। तो सर क्योंकि 35 काम कंप्लीट हो गया, तो 1 काम कराना है कितनी क्षमता से? 2 की क्षमता से, तो इतने दिन और लगेंगे। तो 14 डेज प्लस हाफ डेज, तो कितना हो जाएगा? 14.5 डेज, 14.5 दिन लगेंगे इसमें। ठीक है। एक इलेक्शन लड़ा गया 2 कैंडिडेट के बीच में। पार्टी ए और बी के बीच में कुल मतों का प्रतिशत नहीं, पार्टी ए ने बी से 16% अधिक मत प्राप्त किए। ठीक है सर। पार्टी ए ने बी से 16% अधिक मत प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिसमें बी को 25,200 मत मिले। यदि कोई भी अमान्य मत नहीं है तो बी के कितने मतों से चुनाव हार गई? बी कितने मतों से चुनाव हारी, ये निकालना है आपको। ठीक है। एक बात सुनिएगा, 16% इसके पास अधिक वोट है, 16% अधिक है ए के पास। तो सर ए के पास मैं मान लेता हूँ 16% का मतलब क्या होता है बताइए? 16% टोटल वोट का। ए सिक्योर्ड 16% ऑफ द टोटल वोट मोर देन। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 100% वोट है टोटल, 100% वोट है टोटल। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना दिया हुआ? 16%। और टोटल जो वोट है वो कितने हैं? 100% है। तो उस हिसाब से यदि मैं बी के वोट निकालूं तो बी के वोट कितने आ जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर इनका डिफरेंस, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू ये वाली होती है, तो इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 84/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 42%। और उसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25200। कितने गुना? 6 गुना, 600 गुना। 1%, 600 गुना आ गया। तो वो बोला कि बी कितने से इलेक्शन हार गया, बी कितने वोटों से इलेक्शन हार गया? तो आप बोलेंगे 16% से हार गया। तो 16% से देखो, जब ये 16% ज्यादा है तो उसी से तो हारा वो। तो 9600 ये वोट आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। चलो भाई, अब ये देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर ये क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है। जैसे मैंने दिया 0.4132, ये दिया हुआ है। इसमें मान लेते हैं ये 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसकी कथा ये कहती है कि आप ये जो भी नंबर है इसमें एज इट इज ये नंबर को लिखिए। उसमें जो नंबर रह गया है, बार जिस पर नहीं है, उसको माइनस कर दीजिए। और अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखिए, उतने 9 लिखिए। और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाइए। बस यही आंसर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में समझिए कि सर क्या बोला आपने कि पहले तो जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दीजिए, उसमें से जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। अब जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखिए, उसके ऊपर जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दीजिए। खत्म क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा सर? 99900। जब ये माइनस करेंगे 45 तो कितना हो जाएगा? 45190। ठीक है। उसके बाद ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 4519 डिवाइडेड बाई 999 को 0। यही आपका आंसर है। ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे पूरे क्वेश्चंस। तो आज की आपकी ये 13 जनवरी की क्लास कंप्लीट हुई, 13 जनवरी 2023 में जो पहली शिफ्ट में आए थे। तो भाई लोग मिलते फिर अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।